नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया वॉल्यूम 1 बिहार दुर्गा प्रीलिम्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो आइए सेट नंबर 12 को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये मुंबई में किया गया था। इसको ध्यान रखिए, ये मुंबई में किया गया था। और इसके प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो ये 11 से 19 फरवरी के बीच ये मनाया गया था। ध्यान दीजिएगा। और काला घोड़ा काला महोत्सव का आयोजन दोस्तों भी मुंबई में ही किया गया था। काला घोड़ा कला महोत्सव का भी आयोजन मुंबई में ही किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत दोस्तों? तो ये 1.7% ये जीडीपी का था। इसको ध्यान दीजिएगा। और केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रभावी राजस्व घाटा का 1.7% था। और तथा राजस्व घाटा का बात करें दोस्तों तो ये 2.9% था राजस्व घाटा का। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में दिए गए घोषणा के अनुसार नई व्यवस्था में कितने रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा? तो दोस्तों ये 7 लाख के तक के व्यक्ति को दोस्तों ये कोई कर नहीं भरना पड़ेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये 7 लाख के व्यक्ति तक को कोई कर नहीं भरना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें भी कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा इसको। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? तो वैक्सीन निर्माण की बात करें तो दोस्तों इसमें पहला स्थान भारत ने अपना प्राप्त किया है। क्योंकि प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के बीच भारत का स्थान वैक्सीन निर्माण में पहला है। और दूध उत्पादन में दोस्तों 2 पहिया वाहन में भी प्रथम स्थान है तथा कच्चा इस्पात में भी दूसरा स्थान है। और दूध में और 2 पहिया वाहन दोस्तों ये पहला स्थान। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, EOS 07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? तो ये SSLV D2 के द्वारा ये प्रक्षेपण किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, D2 के द्वारा। अगर इसके प्रमुख पर दोस्तों बात करते हैं, EOS 07 उपग्रह का प्रक्षेपण SSLV D2 प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया। जबकि दोस्तों EOS 06 का प्रक्षेपण दोस्तों PSLV-C54 के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों ऑपरेशन सद्भावना की बात कर रही है तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करें तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों को LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया था। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? दोस्तों 28वें महालेखा नियंत्रक की दोस्तों बात करें तो ये श्री SS दुबे बने हैं। और भारत के नए महालेखा नियंत्रक श्री SS दुबे को बनाया गया है। जबकि दोस्तों नियंत्रक के महालेखा का परीक्षक को दोस्तों वर्तमान में GC मुर्मू बने हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या था? दोस्तों इसका हेल्थ फॉर ऑल इसका पूरा थीम था, हेल्थ फॉर ऑल। अगर बात करें दोस्तों तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों ये 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष दोस्तों माना जाता है। और इस वर्ष इसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल था। और विश्व वन दिवस 2023 का थीम दोस्तों बात करें तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम था। फॉरेस्ट एंड हेल्थ दोस्तों इसका हेल्थ था विश्व वन दिवस का। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 में से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों सरस्वती सम्मान की दोस्तों बात करते हैं, ये शिव शंकरी को ये सम्मानित किया गया है। और दोस्तों 2022 में 23वें सरस्वती सम्मान से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार सूर्यवंशम हेतु दिया गया है। और 2021 में यह अवार्ड रामादास मिश्रा को दिया गया था 2021 में। अगला प्रश्न है, पुस्तक एज गुड माय वर्ड के लेखक कौन है?
तो अगर इसकी दोस्तों बात करें तो इसे के.एम. चंद्रशेखर इसके दोस्तों लेखक हैं, के.एम. चंद्रशेखर इसके लेखक हैं। और दोस्तों ए गुड माई लाइफ पुस्तक के लेखक 2023 में किया गया है, और इस पुस्तक के लेखक के.एम. चंद्रशेखर है। और 2022 में प्रकाशित कुछ पुस्तकों की दोस्तों बात करें, जैसे विक्टोरिया सिटी की दोस्तों बात करती है सलमान रफ्दी इसके द्वारा लिखा गया था, विक्टोरिया सिटी। और दोस्तों बात करें रिफॉर्म नेशन का, तो रिफॉर्म नेशन दोस्तों बात करती है गौतम चिकरमानी के द्वारा किया गया था। और द लास्ट हीरोज दोस्तों ये पी साईनाथ के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया दोस्तों? अगर बात करती है G7 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को। अगर उसकी प्रमुख पॉइंटों से बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई के सहयोग के लिए G7 के समूह ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाया गया है। और यह क्लब ऊर्जा के स्वच्छ रूपों के लिए, औद्योगिक संक्रमण में तेजी लाने के लिए, तेजी और उत्सर्जन में कमी लाने के उपायों को विकसित करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जेरेमी फरार को ये नियुक्त किया गया है। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेरेमी फरार को बनाया गया है। ये भारतीय वैज्ञानिक स्वामीनाथन की जगह स्थान पर ये लेंगे, स्वामीनाथन के स्थान ये लेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री देव यात्रा योजना किस शुरुआत की मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये गोवा सरकार के द्वारा किया गया, इसको ध्यान दीजिए, गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। और गोवा सरकार ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक लोग तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। 50 वर्ष से अधिक वर्ष के लोग आवेदन कर सकते तीर्थ यात्रा के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रजबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से था? और उसका संबंध की दोस्तों बात करिए पुरातत्व से उसका संबंध था। अगर बात करिए ब्रजबंशी लाल का तो 2022 में निधन हो गया, इनका संबंध पुरातत्व से था। और ये 1968 से लेकर 1972 तक दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। और इन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? तो बात करती है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गौ सेवा आयोग को विधेयक को पारित किया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगर बात करें दोस्तों तो ये इस कानून के तहत देसी गाय बैल के प्रजनन को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, M3M हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो बात करती है मुकेश अंबानी पहले लिस्ट पर, इसको ध्यान दीजिएगा, मुकेश अंबानी पहले लिस्ट पर है। और 2023 में M3M हारून ग्लोबल रिच लिस्ट को जारी किया गया और इसमें सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी बने हैं। जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर दोस्तों बात करें तो दूसरे पर बात करें दोस्तों तो ये गौतम अडानी। और तीसरे की दोस्तों बात करें तो ये साइरस पूनावाला ये तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घनसाल ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों बात करती है स्वर्ण पदक ये जीती है, इसको ध्यान दीजिएगा, जीता है। और दोस्तों बात करें तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घनसाल ने 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ये स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने मंगोलिया के लुफ्ताई खान अल्तान सेंसेंग को 5-0 से हराकर यह पदक जीता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों तो ये भारत का स्थान की बात करें तो ये भारत का स्थान इसमें 13वां स्थान है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। और इस सूची में भारत का स्थान की दोस्तों बात करें तो इसमें भारत का स्थान 13वां है। जबकि पहले स्थान की दोस्तों बात करें तो पहले स्थान पर इसमें अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इसमें दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः
राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल होगा दोस्तों? तो बात करें इसका तो ये तीसरा कार्यकाल इसका होगा। और चीन के नए राष्ट्रपति पुनः शी जिनपिंग को ये लगातार तीसरी बार दोस्तों राष्ट्रपति बने हैं। इनका संबंध फतारूड कम्युनिस्ट पार्टी से फतारूड कम्युनिस्ट पार्टी से इसका संबंध है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये तीसरी बार बना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम दोस्तों क्या था? दोस्तों बात करें राष्ट्रीय विज्ञान 2023 का थीम की बात की जा रही है। इसका थीम था दोस्तों वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसका प्रमुख थीम था। और राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिवर्ष दोस्तों ये 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इसका संबंध दोस्तों इसका संबंध विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, इसका यही इसका थीम था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई दोस्तों? तो अगर बात करती है 1997 में ये मनाई गई थी, इसको ध्यान दीजिएगा। और पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस की दोस्तों बात कर रही थी, ये 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। और 2023 में इसका थीम दोस्तों वेटलैंड रिस्टोरेशन इसका मुख्य थीम था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कार किया गया था दोस्तों? तो बात करें इसका तो कितने बच्चों को दिया गया था? तो दोस्तों ये 11 बच्चों को इसमें कुल दिया गया था। पर प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है 13 फरवरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें 6 लड़के, जिसमें 6 बॉय को और दोस्तों 5 गर्ल को, 5 लड़कियों हैं। और 2022 में 29 बच्चों को 2022 में दोस्तों 29 बच्चों को 2022 की बात कर ले तो इसमें 29 बच्चों को दिया गया था पुरस्कार। और 2021 की दोस्तों बात भी कर लीजिए, 2021 में दोस्तों ये 32 बच्चों को दिया गया था। अगला प्रश्न है, नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है दोस्तों? नाटो की बात करती है फिनलैंड बन चुका है 31वां देश नाटो का 2023 में फिनलैंड बना है। और दोस्तों बात करें मार्च 2023 को नाटो का 31वां देश सदस्य फिनलैंड बना है। और नाटो की स्थापना की दोस्तों बात करें तो ये 1949 में किया गया था। और फिनलैंड की राजधानी की दोस्तों बात करें तो इसका राजधानी जो है दोस्तों हेलसिंकी है, हेलसिंकी इसकी राजधानी है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड दोस्तों पहला स्थान पर है। अगला प्रश्न है, विश्व खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया दोस्तों? बात करें दोस्तों ये मैथिली ठाकुर को ये बनाया गया, इसको ध्यान दीजिए, ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। और बिहार सरकार ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? एसोचैम की दोस्तों बात की जा रही तो ये बने हैं ये अजय सिंह ये बने हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो एसोचैम के नए अध्यक्ष अजय सिंह बने हैं। इन्होंने सुमंत सिंह का स्थान लिया है। और इसके उपाध्यक्ष दोस्तों संजय नाथन है, इसके उपाध्यक्ष संजय नाथन है। और NHAI के नए अध्यक्ष दोस्तों ये संतोष कुमार यादव ये बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है दोस्तों? अगर प्रशांत महासागर दोस्तों बात करें तो ये वेनेजुएला दोस्तों ये प्रशांत महासागर दोस्तों ये से संबंधित नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रशांत महासागर वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया दोस्तों? तो क्योटो प्रोटोकॉल की दोस्तों बात करती है 2005 में लागू किया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया है। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। और इसमें दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में औसतन ये 52% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, सकाई जनजाति निवास करती है किस क्षेत्र में दोस्तों बात करती है? अगर सकाई जनजाति की बात करते तो ये मलेशिया के वनों में निवास करती है, इसको ध्यान दीजिएगा। और सकाई जनजाति मलेशिया के वनों में निवास करती है। और इस जनजाति का रंग दोस्तों साफ तथा कद लंबा होता है, साफ तथा कद जो होता है वो लंबा होता है। और
पिग्मी जनजाति दोस्तों काम्बो में, और बोरा जनजाति दोस्तों अमेजन बेसिन में, और बुशमैन दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है दोस्तों? तो खजूर की दोस्तों बात करें तो इसमें दोस्तों प्रमुख स्थान दोस्तों ईरान का है, ईरान का दोस्तों, ईरान का इसमें ये इराकी हो जाएगा, भी हो जाएगा, इसका इराक हो जाएगा। तो बात करें विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन दोस्तों, तो उत्पादन एवं निर्यात इराक द्वारा किया जाता है। इसको प्रमुख पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है तियान शान पर्वत स्थित है दोस्तों, ये कहाँ स्थित? ये चीन में स्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा। और तियान शान पर्वत चीन का प्रमुख पर्वत है, और हक्कागो रजी म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है, और फिजियामा जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है कमलंग बाघ रिजर्व स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात कर ले कमलंग की दोस्तों, ये कमलंग बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और इसकी स्थापना की दोस्तों बात करें तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, और यह 583 किलोमीटर में फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह बाघ रिजर्व निम्न है। जैसे बात कर ले कुछ की दोस्तों, तो ये जैसे नाम दफा हो गया, नाम दफा हो गया, पाकुई हो गया, तो ये यहाँ के प्रमुख उद्यान हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग दोस्तों कौन सा है? तो बात करें तो व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग की दोस्तों बात की जा रही थी, इसमें सेंट लॉरेंस नदी इसमें प्रमुख जलमार्ग, इसको ध्यान दीजिएगा। सेंट लॉरेंस नदी प्रमुख जलमार्ग है, और विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग है, और नियाग्रा जलप्रपात इसी पर है स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर है, और नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो आसवन बांध इसी पर भी इसी नदी पर है। अगला प्रश्न है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है किन्हें दोस्तों? अगर कॉफ़ी पोर्ट की बात करें तो किन्हें जाना जाता है? तो ये सेंटोस को ये जाना जाता है। एग्जाम में कई बार भी पूछ चुका है, ये सेंटोस को जानते हैं कॉफ़ी पोर्ट के नाम से दोस्तों। और बात करें ये कॉफ़ी पोर्ट दोस्तों, तो ये सेंटोस ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी पोर्ट है, ये ब्राज़ील का ही कॉफ़ी पोर्ट है, कॉफ़ी बंदरगाह है, और यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया था। और बात करें तो ये 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका फरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। और इस प्रस्ताव का दोस्तों आलेख एवं स्वयं महात्मा गांधी ने और नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया गया था। अगला प्रश्न है बोल रहे कि पालखेरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों बात करें पालखेरा के युद्ध दोस्तों, ये बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच ये हुआ था। दोस्तों ये हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगर बात कर ले तो पालखेरा के युद्ध की बात कर ले तो ये 1728 में बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की दोस्तों पराजय हुई थी, निजाम की दोस्तों हार हुई थी। और दोस्तों इस संबंध से कुछ प्रसिद्ध दोस्तों पॉइंट को निकालें तो इसी के अंतर्गत दोस्तों खेरा का युद्ध की दोस्तों बात करी थी, ये 1707 में हुआ था। और दोस्तों जैसे शक्कर खेरा की युद्ध बात करें तो शक्कर खेरा का युद्ध की दोस्तों बात करी थी, ये 1724 में हुआ था। और दोस्तों पालखेरा की बात करें दोस्तों, पालखेरा की बात करें तो ये पालखेरा का युद्ध जो है ये 1728 में हुआ था दोस्तों। तो ये सब बहुत कम किताब में सब लिखे रहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। खेरा के युद्ध की दोस्तों बात करी थी 1707 में हुआ था। और फकर खेरा की दोस्तों बात करें तो ये 1724 में हुआ था। और दोस्तों बात करें पालखेरा का तो ये 1728 में हुआ था। अगला प्रश्न है इलवाइट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो ये लॉर्ड रिपन को दोस्तों ये त्यागपत्र देना पड़ा था, इसको ध्यान दीजिए, लॉर्ड रिपन को ये त्यागपत्र देना पड़ा था। और इलवाइट बिल की बात करें तो ये 1883 में कि विवाद के कारण रिपन को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ गया था। और रिपन का कार्यकाल की दोस्तों बात करें, कार्यकाल जो था इसका रिपन का ये 1880 से लेकर 1884 तक इसका कार्यकाल था। और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक भी की संज्ञा भी दी थी, भारत का उद्धारक।
भारत का उद्धारक की संज्ञा भी दी थी नाइटिंगेल ने। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। तो ये कराची अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था। अगर बात करें दोस्तों कांग्रेस के कराची अधिवेशन की बात करें तो ये 1931 में हमें हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। दोस्तों बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की तो ये 1886 में हुआ था। ये 1866 में हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। और दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की दोस्तों बात करें तो ये जो है दोस्तों ये 1839 में हुआ था। 1839 में हुआ था। और दोस्तों बात करें सोशल सर्विस लीग की तो ये 1911 में हुआ था। और नौजवान सभा की दोस्तों बात करती है 1926 में किया गया था। अब इसको मिला लीजिएगा तो इसका आंसर दोस्तों बी पर 4-2-1-3 आ जाएगा। 4-2-1-3। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। दोस्तों तो अगर बात करें किस अधिवेशन में पारित किया गया था तो ये नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों। और बात करें तो 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तथा 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया था। 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है। दोस्तों बात करें सल्तनत युग का तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों ये इसका युग का अंत कर दिया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसका आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर की संज्ञा हेनरी एलियट और एली फिलेंटन ने दिया था। और फिरोज शाह तुगलक का मार्च 1351 में दिल्ली में संपन्न हुआ था। और फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। और फिरोज तुगलक ने नया सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10 था कुल उपज का। अगला प्रश्न है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है। दोस्तों सल्तनत युग की बात करें दोस्तों तो ये फिरोज तुगलक को ही कहा जाता है। इसको दोस्तों डिस्कशन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था। इसकी बात करें दोस्तों तो ये निम्बकाचार्य के द्वारा ये किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो प्रसिद्ध दर्शन द्वैत का प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया था। और निम्बकाचार्य फनक संप्रदाय से संबंधित था तथा उन्होंने सगुन की उपासना की एवं भक्ति मार्ग को अपनाया। और कुछ प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रतिपादक दोस्तों बात करें ये प्रतिपादक की बात करें तो अद्वैतवाद का दोस्तों इसका थे शंकराचार्य थे अद्वैतवाद देखिए। और द्वैतवाद का दोस्तों माधवाचार्य थे। और शुद्ध द्वैतवाद का दोस्तों ये वल्लभाचार्य थे। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है। दोस्तों अगर बात करें शाही दरवेश किसे कहा जाता है तो ये औरंगजेब को कहा जाता है। अगर प्रमुख दोस्तों बात करते हैं मुगल शासक औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेश कहा जाता है। और औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सभी मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया दोस्तों। ये कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। और जिसके चलते सिक्का पर कलमा गुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना और गाना बजाना और झरोखा दर्शन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब की मृत्यु की दोस्तों बात कर रही थी 1707 में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है। दोस्तों अगर बात करें किस स्थान से मिला है तो ये कालीबंगा से मिला है। प्रमुख पॉइंट है। और उसके बात करें समानता एक कब्र में एक ही व्यक्ति का दफनाया जाता है, किंतु कालीबंगा तथा लोथल से क्रमशः 1 या 3 युगल वधशाह के उदाहरण में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक देवमंडल निम्न में से किसके युद्ध का देवता माना जाता है। दोस्तों बात करें तो ये इंद्र का ये देवता माना जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है और जिसे 250 सूक्त समर्पित है। 250 सूक्त इसमें समर्पित है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों ये विम कड फिशेस के द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। विम कड फिशेस के द्वारा ये दिया जाता है दोस्तों, इसका दोस्तों विम कड फिशेस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित दोस्तों किससे है? तो ये फ्रांस की क्रांति से ये संबंधित है, इसको ध्यान, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और इसके प्रमुख पॉइंट की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श महान फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर 1799 के बीच प्रेरित है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बात करें तो ये बेरूबारी के दोस्तों के द्वारा ये किया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। बेरूबारी के द्वारा किया गया था दोस्तों। बेरूबारी दोस्तों 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, परंतु केशवानंद वाद का बनाम केरल राज्य 1973 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय की पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया था। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना समय तक बंदी बने जा सकते हैं दोस्तों? तो ये कम से कम 3 माह तक दोस्तों ये बंदी बने जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है दोस्तों? तो अगर बात करें कोरम की बात करें तो ये कुल सदस्य का 10वां भाग ये होता है, कुल सदस्य का 10वां भाग होता है। और दोस्तों राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां 1/10 जो भाग है जो भी अधिक हो कोरम होगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र दोस्तों किसको देना चाहिए? तो बात करें दोस्तों तो ये इनमें से दोस्तों मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, दोस्तों इनमें से किसी को नहीं। तो अगर इसी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात कर ले तो ये अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान है। और राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कार्यभारी या न्यायाधीश को अस्थायी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और जिसकी अवधि दोस्तों 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में कुल 50 प्रश्न देखे हैं। अगर पसंद आए तो सेशन को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।